नमस्कार। डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर रवाना। पहले चरण में पहुंचेंगे साइप्रस। रवाना होने से पहले पीएम ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साझेदार देशों का जताया आभार। उत्तराखंड में केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर हादसा, पायलट समेत सभी 7 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे के बाद की उच्च स्तरीय बैठक। अहमदाबाद विमान हादसे के 31 मृतकों का परिजनों के डीएनए के साथ हुआ मिलान। अब तक परिजनों को सौंपे गए 12 शव। मामले की एएआईबी ने जांच की तेज। यूपी पुलिस में आरक्षियों की भर्ती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 60,000 से अधिक आरक्षी नागरिक पुलिस को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, योगी आदित्यनाथ के आने के बाद यूपी पुलिस में सुधार की प्रक्रिया हुई शुरू। इजराइल पर ईरान के हमले में अब तक 10 लोगों की मौत। हुथियों का दावा, ईरान के साथ मिलकर इजराइल पर दागी गईं बैलिस्टिक मिसाइलें। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को चेतावनी। कहा, हम पर हुआ हमला तो भुगतने होंगे गंभीर नतीजे। और अब सभी खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। पीएम सबसे पहले साइप्रस गणराज्य का दौरा करेंगे। 2 दशक से भी अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली साइप्रस यात्रा है। पीएम वहां राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वहां से पीएम सोमवार को कनाडा जाएंगे और G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम के इस सम्मेलन में यह लगातार 6ठी भागीदारी होगी। पीएम G7 देशों सहित आमंत्रित देशों के नेताओं और वैश्विक संगठन के शीर्ष अधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वहां पीएम की कई द्विपक्षीय बैठकें होंगी। पीएम यात्रा के तीसरे चरण में 18 जून को क्रोएशिया पहुंचेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री का वहां का यह पहला आधिकारिक दौरा होगा। पीएम अपने समकक्ष आंद्रेज प्लेनकोविक के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। और प्रधानमंत्री ने प्रस्थान पूर्व वक्तव्य में साइप्रस को भारत का करीबी मित्र और भूमध्य सागरीय क्षेत्र तथा यूरोपीय संघ में महत्वपूर्ण भागीदार बताया। पीएम ने कहा कि ये यात्रा ऐतिहासिक संबंधों को आगे बढ़ाने और व्यापार, निवेश, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में संबंधों के विस्तार और लोगों से लोगों के संपर्क बढ़ाने का अवसर है। कनाडा दौरे को लेकर पीएम ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन प्रमुख वैश्विक मुद्दों और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर विचारों के आदान प्रदान का अवसर प्रदान करेगा। वहीं क्रोएशिया की यात्रा को लेकर पीएम ने वक्तव्य में कहा कि दोनों देशों में सदियों पुराने मजबूत सांस्कृतिक रिश्ते हैं। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली क्रोएशिया यात्रा आपसी हित के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के नए रास्ते खोलेगी। पीएम ने कहा कि 3 देशों की यात्रा सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को अटूट समर्थन के लिए साझेदार देशों का धन्यवाद करने और आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने पर वैश्विक समझ को बढ़ावा देने का एक अवसर है। खबर उत्तराखंड से है, जहां केदारनाथ के गौरीकुंड खर्क की पहाड़ियों में एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया, जिसमें हेलीकॉप्टर में सवार तमाम 7 लोगों की मौत हो गई। आज सुबह 5:30 बजे गुप्तकाशी स्थित आर्यन हेली एविएशन का हेलीकॉप्टर 6 यात्रियों को लेकर केदारनाथ से गुप्तकाशी के लिए निकला था। गौरीकुंड से लगभग 5 किलोमीटर ऊपर गौरी माई खर्क नामक स्थान पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। जिला पर्यटन अधिकारी रुद्रप्रयाग राहुल चौबे ने कहा कि एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है। सभी शवों को बरामद कर लिया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर में महाराष्ट्र के कुछ श्रद्धालु थे। एक बच्चा काशी, गुजरात के राजकुमार सुरेश जायसवाल वो थे, उत्तराखंड के विक्रम थे, उत्तर प्रदेश की विनोद देवी थी और तुष्टि सिंह थे और पायलट कैप्टन राजवीर सिंह इस पे सवार थे। हेलीकॉप्टर के क्रैश होने का कारण खराब मौसम बताया जा रहा है।
चार धाम में अगले आदेश तक हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगा दी गई है। एहतियाती उपाय के तौर पर डीजीसीए ने पहले ही चार धाम के लिए हेलीकॉप्टर संचालन की फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया है, निगरानी बढ़ा दी गई है और आगे की कार्रवाई के लिए संचालन की समीक्षा भी की जा रही है। डीजीसीए ने कहा है कि दुर्घटना की जांच एएआईबी द्वारा की जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर हादसे के बाद मुख्यमंत्री आवास से वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअली उच्च स्तरीय बैठक की। इस उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन सचिव, यूसीएडीए के सीईओ, गढ़वाल कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि आपात बैठक बुलाकर सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी हालत में डीजीसीए के मानकों में कोई ढिलाई ना बरती जाए। हमने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त एसओपी बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे डीजीसीए के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए। और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आज और कल हेली सेवा नहीं चलेंगी, खराब मौसम भी है और जब तक यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती है तब तक ये सेवाएं बंद रहेंगी। और अब खबर अहमदाबाद विमान हादसे की। इस हादसे में अब तक 31 मृतकों के डीएनए सैंपल का मिलान हो चुका है। इनमें से कुल 12 शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। इस हादसे के बाद राज्य सरकार द्वारा मृतकों की पहचान की प्रक्रिया चलाई जा रही है। राज्य सरकार की ओर से पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। विमान हादसे के बाद शहर के सिविल अस्पताल में परिजनों की सहायता के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। और अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाले गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का डीएनए मैच हो गया है। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने इस बात की जानकारी दी है। हमारे नेता श्री विजय भाई रूपाणी जी का एयर इंडिया अहमदाबाद गेटविक की फ्लाइट के क्रैश में दुखद अवसान हुआ है और ख़ास तौर पे आज सुबह करीबन 11:10 को उनका डीएनए मैच हुआ है। और इस विमान हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों के पार्थिव शरीर अब उनके परिवारों को सौंपे जा रहे हैं। इस हादसे ने कई परिवारों को गहरे शोक में डुबो दिया है। हादसे में वडोदरा की कल्पना प्रजापति की भी मौत हो गई थी। कल्पना को आज अंतिम विदाई दी गई। और अब खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में 60,244 नवचयनित पुलिस कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर गृह मंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के हर जाति, समुदाय और जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले 60,000 से अधिक युवा भारत के सबसे बड़े पुलिस बल का सक्रिय हिस्सा बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2017 में राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस फिर से नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रही है। सभी 60,244 युवाओं को मनपूर्वक अनंत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश का पुलिस बल पूरे देश में सबसे बड़ा पुलिस बल है, मगर कुछ साल जो रहे उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था बिगड़ती गई और हमारे 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी जी मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश पुलिस फिर से नई बुलंदियों को हासिल करने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है।
और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 8 वर्षों में प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने ईमानदारी के साथ उत्तर प्रदेश के युवाओं को 8.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां देकर एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है। पिछले 8 वर्ष में डबल इंजन की प्रदेश की सरकार ने 8.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दे करके परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता क्या हो सकती है उसका उदाहरण प्रस्तुत किया। और उसका एक उदाहरण आज यहां पे 60,244 पुलिस कार्मिकों के नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम भी उसका साक्षी बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के मसानी थाना क्षेत्र में एक इमारत ढह गई। राहत और बचाव का काम जारी है। जिला प्रशासन घटनास्थल पर मौजूद है। जिले के डीएम सीपी सिंह ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल में सारी व्यवस्थाएं कराई गई हैं। एम्बुलेंस मौके पर है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें मौके के लिए निकल गई है। बिल्डिंग कोलैप्स हुई है जहां हम लोग मौके पर मौजूद हैं। अस्पताल में सारी व्यवस्था कराई गई है। एम्बुलेंसेज हमारी यहाँ 7-8 खड़ी हुई हैं और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ भी रास्ते में है। फायर ब्रिगेड के लोग और हमारे नगर निगम के लोग, जिला प्रशासन के लोग सब रेस्क्यू में लगे हुए हैं। ये टीले पे बनी हुई बिल्डिंग थी। क्या कारण रहा है, क्यों गिरा है? सवेरे मौसम भी खराब था, पानी तो नहीं बरसा, काफी तेज आंधी चली है। उन सब कारणों में बाद में जाएंगे। पहले ये हमारा बचाव कार्य ज्यादा जरूरी है और हम लोग इसको जितने भी लोग दबे हुए आशंका है उनको हम लोग ढूंढ रहे हैं और उनको बेहतर से बेहतर इलाज कराएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अनुसंधान कार्यों को आसान बनाने के लिए नीतिगत सुधार विषय पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि अनुसंधान कार्य को आसान बनाने के लिए नीतिगत सुधार के जरिए देश के युवा, छात्र और अनुसंधानकर्ताओं पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। इस नीति के लिए देश के अधिकांश आईआईटी ने अपने सुझाव दिए हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इस नीति से अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस नीति में जेम पोर्टल को शामिल कर पारदर्शिता को बढ़ावा दिया गया है। Considering the importance of the subject and also the urgency to disseminate it as early as possible, particularly among the youth across the length and breadth of this country, because this has a lot of stake with the young aspirants, youth scholars, young startups, young innovators. So it is highly, highly relevant to the Ministry of Higher Education. And in fact, I think more than the number of institutions that fall in the purview of science and technology, there are larger number of institutions falling in the purview of the higher education. And even though this government headed by Prime Minister Modi had introduced the options like GEM portal with all the sincerity to bring in more of transparency and objectivity. डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि बायोटेक के क्षेत्र में सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। इस सरकार के आने से पहले इस क्षेत्र के बारे में देश में कोई खास जानकारी नहीं थी। यहाँ तक कि ये विभाग भी पूरे तरीके से कामकाज में नहीं था। लेकिन पूरी दुनिया आज मानती है कि आने वाले वर्षों में तकनीक के क्षेत्र में जो क्रांति आएगी वो क्षेत्र बायोटेक का होगा। The biotech sector led by Dr. Rajesh Gokhale, I don't think before this government came in there was ever any importance given to this department, and hardly even anybody knew who was the Secretary of the Department of Biotechnology. And this was a contradiction considering the fact that all across the world the economists of the view that the next industrial revolution is going to be biotech driven, like the last one which was IT driven. And there's going to be a shift of economy, a paradigm shift from manufacturing sector to the regeneration cycles, to the recycling cycles, to the gene-driven cycles. डॉक्टर राजेश एस गोखले ने कहा कि अनुसंधान कार्य को आसान बनाने के लिए नीतिगत सुधार करना हमारे लिए सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने कहा कि अब भारत में विश्व स्तर की अनुसंधान प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाएगा। Science in our country is at its peak right now. I mean, we've never had, if you take any measurable parameter, in every measurable parameter, whether it's got to do with publications, both quality and quantity, patents, infrastructure, mission programs, investments in the scientific perspective, from every possible way we are actually doing and increasing our, enhancing our quality, our enhancement numbers in the science and technology and innovation ecosystem.
The ease of doing research is obviously one of our country's key ambition. I mean, it's similar to ease of doing good business. And the key to this is that India wants to become a global cutting-edge hub for research and innovation ecosystem, actually. And to be able to do that, we need to provide enabling and compliant environment with best possible expertise, balancing ease with responsibility. और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहमदाबाद में विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी गई। बढ़ेंगे आगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वैश्विक पवन दिवस के मौके पर बेंगलुरु में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भारत की प्रमुख उपलब्धियों और ग्रामीण विकास और हरित रोजगार में पवन ऊर्जा की भूमिका पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया के अन्य विकसित देशों के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मजबूती से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। India is going to become the manufacturing hub of the world, and we will be competing with many of our neighbors, including Vietnam, China, everything we are competing. So when we want to compete there, the basic thing what we need is power. तो इस power में हमको we need renewable energy also and conventional energy also, but we need to more renewable power. Today we are 110 gigawatt renewable energy in just 10 years. Like that, it was some 21, 22 gigawatt of the wind power. Today we are 51 gigawatt because of the policies of the government, because of the encourage from the government. With the cooperation of the state and center, we have been able to achieve 51 gigawatt today. और यहाँ रुकें एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लद्दाख दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने लेह लद्दाख में स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय उद्यमियों द्वारा स्थानीय हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों की एक प्रदर्शनी का दौरा किया। निर्मला सीतारमण ने पारंपरिक शिल्प और हथकरघा वस्त्र का प्रदर्शन करने वाले कारीगरों और स्थानीय उद्यमियों के साथ बातचीत की। निर्मला सीतारमण ने कारीगरों की उद्यमशीलता की भावना और रचनात्मकता की सराहना की। इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला। डॉक्टर अंबेडकर के अपमान को लेकर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर SC, ST और दलितों का अपमान आरजेडी, कांग्रेस और इंडिया अलायंस की पहचान है। बाबा साहेब आम्बेडकर जी और अनुसूचित जाति, जनजाति, दलितों का अपमान, यही तो आरजेडी और उनके साथी कांग्रेस और इंडिया अलायंस। जिस प्रकार से लालू प्रसाद जी के पैरों तले आम्बेडकर जी की तस्वीर को रखा गया और आम्बेडकर जी की तस्वीर के साथ जो अभद्रता दिखाई गई, ये मूल चरित्र है आरजेडी का। आरजेडी सामंतवादी सोच रखती है, संविधानवादी नहीं। आरजेडी के लिए बेटा साहब ज़्यादा जरूरी है, बाबा साहब नहीं। आरजेडी के लिए जंगल राज और परिवार राज जरूरी है, संविधान का राज नहीं। इसीलिए बार बार आरजेडी अपमान करती है बाबा साहेब आम्बेडकर जी का भी और अनुसूचित जाति जनजाति के समाज के लोगों का भी।
बात रथ यात्रा की तो ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर तैयारियां जारी हैं। हर साल आषाढ़ महीने में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है, जो कि इस बार 27 जून से शुरू होगी। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर यानी गुंडिचा मंदिर जाते हैं। इन रथों को हजारों श्रद्धालु रस्सियों से खींचते हैं, जिसे बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा न केवल एक धार्मिक उत्सव है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, समावेशिता और आध्यात्म का भी प्रतीक है। ग्यारहवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आगामी 21 जून को मनाया जाएगा। पीएम मोदी की प्रेरणा से विश्व में शुरू हुए इस आयोजन को लेकर वाराणसी में साप्ताहिक योग शिविर का उद्घाटन आज किया गया। काशी के प्रसिद्ध नमो घाट पर आयोजित इस शिविर में कमिश्नर एस राजलिंगम, डीएम सत्येंद्र कुमार, सीडीओ हिमांशु नागपाल, एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, पूर्व मंत्री विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी और जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य के साथ सैकड़ों शिक्षकों ने योगासन किए। कार्यक्रम में योग की सामूहिक ऊर्जा और अनुशासन ने यह स्पष्ट कर दिया कि वाराणसी न केवल आध्यात्मिक नगरी है, बल्कि स्वास्थ्य के प्रति भी सजग और जागरूक हो चुकी है। आयोजन के अंत में सभी प्रतिभागियों को योग की निरंतरता बनाए रखने का संकल्प भी दिलाया गया। और वहीं मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में भी योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान भाजपा सांसदों और विधायकों ने भी योगासन किए। और उत्तराखंड के देहरादून में आज रन फॉर योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य योग के महत्व को जन जन तक पहुंचाना है। और वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी रन फॉर योगा मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए। मैराथन में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। युवाओं को और हरियाणा के हर नागरिक को इस योग के साथ जोड़ करके फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने का ये संकल्प लिया था कि हमारा युवा फिट हो और वो नशों से दूर हो। जो इस योग दिवस की थीम भी है, वो थीम वन अर्थ वन हेल्थ, एक पृथ्वी एक स्वस्थ, ये इसकी थीम है। और हमने इस थीम के अंदर हरियाणा में जोड़ करके योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा हम मिलकर के बनाएंगे। चीन के शंघाई स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास ने आज शंघाई, हांगझो, नानजिंग समेत पूर्वी चीन के कई शहरों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समारोह में बड़ी संख्या में चीन के लोगों ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत अहमदाबाद में हुई दुखद हवाई दुर्घटना के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। ईरान और इजराइल ने तीसरी रात भी एक दूसरे के खिलाफ हमले किए हैं। इजरायली सेना ने बताया है कि ईरान की तरफ से कई मिसाइलें दागी गईं और साथ ही आईडीएफ ने तेहरान में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इजराइल की एम्बुलेंस सेवा ने कहा कि इन मिसाइल हमलों में 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि 140 लोग घायल हुए हैं। इस बीच ईरान ने कहा कि तेहरान में शाहरान तेल डिपो को इजरायली हमले में निशाना बनाया गया था। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स ने इजराइल के ऊर्जा ढांचे और लड़ाकू जेट ईंधन उत्पादन सुविधाओं को निशाना बनाया। इसमें तेल अवीव की हाइफा तेल रिफाइनरी को भी निशाना बनाया गया। ईरान के हमले में इजराइल में अब तक 10 लोगों की मौत और 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं यमन के हूती विद्रोहियों ने भी ईरान के साथ मिलकर इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने का दावा किया है।
और दोनों देशों में जारी संघर्ष के बीच ओमान में होने वाली अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता रद्द कर दी गई है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि जब तक ईरान पर इजरायल के हमले जारी रहेंगे तब तक वार्ता नहीं हो सकती। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ईरान नहीं चाहता कि यह संघर्ष पड़ोसी देशों में फैले और ईरान आत्मरक्षा में ये प्रतिक्रिया कर रहा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ पर अपने एक पोस्ट में ईरान को सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान इजरायल के संघर्ष में अमेरिका का कोई हाथ नहीं है। अगर ईरान किसी भी तरह अमेरिका पर हमला करने की कोशिश करता है तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। साथ ही राष्ट्रपति ने लिखा कि एक समझौते के जरिए आसानी से यह खत्म किया जा सकता है। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू का कहना है कि ईरान पर अब तक जो हमले हुए हैं वह कुछ भी नहीं है और आने वाले दिनों में और भी भीषण हमले होंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल सुरक्षा कैबिनेट की बैठक की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ परेड के दौरान सैन्य भर्ती और पुनः भर्ती समारोह की अध्यक्षता की। इस परेड में हजारों सैनिक, टैंक और अन्य सैन्य वाहन और दर्जनों विमान शामिल हुए। वॉशिंगटन डीसी में नेशनल मॉल के साथ परेड मार्ग पर बड़ी संख्या में लोग इस परेड को देखने के लिए जुटे। परेड शुरू होने से पहले ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप हेल टू द चीफ गीत के साथ मंच पर आए और उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। ट्रंप ने नए और वापस लौटने वाले सैनिकों को औपचारिक शपथ दिलाकर समारोह का समापन किया। सैनिकों के सामने खड़े होकर ट्रंप ने भर्ती की शपथ दिलाई और उनसे सभी शत्रुओं, विदेशी और घरेलू के विरुद्ध संविधान का समर्थन करने और उसकी रक्षा करने का आग्रह किया। सैनिकों ने एक स्वर में अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए इसका जवाब दिया। ट्रंप ने फिर बधाई देते हुए कहा कि अमेरिका की सेना में आप सभी का स्वागत है। तो इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।